एक शख्स जो 1987 में बीजेपी ज्वाइन करता है और एक साल में ही बीजेपी गुजरात का जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। 1995 में बीजेपी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी और फिर 3 साल में ही जनरल सेक्रेटरी का पद प्राप्त करता है। पहली बार 2001 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनता है, वह भी बिना किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लिए बिना। पहली बार 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेता है तो जीतकर सीधे गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनता है। इसके बाद वह शख्स कभी कोई चुनाव नहीं हारा, ना ही अपनी कभी सीएम की पोस्ट छोड़ी, और पोस्ट छोड़ी तो सीधे देश का प्रधानमंत्री बना और हमेशा अपने नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत दिलवाया, चाहे वो केंद्र में हो या फिर गुजरात में। 2024 लोकसभा चुनाव में यह पहली बार अपने नेतृत्व में अपने पार्टी को अर्थात बीजेपी को बहुमत नहीं दिलवा पाया। जितने बड़े और चमकीले इनकी सफलता की शेरवानी है, उस पर 2002 के गुजरात दंगों में संलिप्त होने का आरोप, लॉकडाउन में बेसमझ निर्णय और आदेश से कई लोगों की जान जाना और उन्हें परेशानी का सामना करना और डिमोनेटाइजेशन जैसे कई गंदे और बदसूरत दाग हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़ी कैडर वाली पार्टी बीजेपी से जुड़े वर्तमान और 3 बार से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। 17 सितंबर 1950 को आजाद भारत के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वाडनगर में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई थी। नरेंद्र मोदी के माताजी का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र मोदी के एक्टिव राजनीति में आने और बीजेपी को ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही उनके पिता इस दुनिया से चल बसे और माता हीराबेन मोदी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखा और उसके बाद 2022 में वो भी इस दुनिया से रवाना हो गयी। नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन से शादी तो की पर शादी के थोड़े समय बाद ही नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन दोनों अलग अलग रहने लगे। नरेंद्र मोदी के शादी की बात 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में खूब आई और जिस पर मोदी की जमकर आलोचना भी की गई, पर उन्हें समर्थन करने वाले भी लोगों की कमी नहीं। नरेंद्र मोदी की एक बात हमेशा चर्चा में रही और वो यह कि नरेंद्र मोदी बचपन में वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यह बात उन्होंने ही एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। हालांकि कई जानकारों के अनुसार वाडनगर रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के पिताजी का एक दुकान था, जिसमें वह कभी कभार अपने पिताजी की मदद करने जाया करते थे। उनके ही एक बयान के अनुसार पीएम मोदी 8वीं क्लास में ही आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़ गए थे। आरएसएस एक प्रो हिंदू संगठन है जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के बैकबोन के रूप में काम करती है। 1970 के दशक में जहां मोदी रहते थे, वहीं अपने एरिया में एबीवीपी अर्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक छोटी इकाई को डेवलप किया, जिसे उस समय आरएसएस ने भी काफी सपोर्ट किया था। इसी के सहारे आगे चलकर मोदी ने 1987 में बीजेपी को आधिकारिक रूप से ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त कर ली थी और 5 साल बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 ईस्वी में पॉलिटिकल साइंस से एमए की भी डिग्री प्राप्त कर ली। 1987 में बीजेपी ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर ही गुजरात राज्य के बीजेपी ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। पार्टी में मजबूत पकड़ और 1995 में विधानसभा चुनाव में मोदी की एक्टिवनेस को देखकर और उनकी मेहनत को देखकर इस साल बीजेपी उन्हें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली रवाना होना पड़ता है। दिल्ली जाने के मात्र 3 साल में ही मोदी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाता है। 2000 ईस्वी तक मोदी ऑफिस के ही कामों में लगे रहे। 2000 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल के देहांत के बाद उनकी जगह नरेंद्र मोदी को 2001 में अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय तक मोदी किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में शामिल नहीं हुए थे। फरवरी 2002 में गुजरात का विधानसभा चुनाव होता है और मोदी अपने पहले चुनाव में विजयी होते हैं और विजयी होकर गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं। इसके बाद मोदी के जीवन में सफलता के साथ साथ कंट्रोवर्सी का भी दौर शुरू हो जाता है। गुजरात में उनके सीएम रहते हुए गुजरात दंगा होता है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस दंगा में मरने वाले अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। कहा जाता है यह घटना गोधरा में दर्जन भर हिंदुओं को आग से जलाकर मार दिए जाने की प्रतिक्रिया थी। गुजरात दंगा में मोदी के कई करीबियों को सजा हुई, पर मोदी पर केस चलता रहा। बाद में जब पीएम बने
तो उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला और पीएम मोदी को बरी कर दिया गया। साथ ही 2004 में एक महिला और एक पुरुष को लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बताकर उनका फेक एनकाउंटर करवा दिया गया। इसी मामले में अमित शाह को कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा था। गुजरात फाइल सहित कई किताबों के अनुसार इसकी प्लानिंग भी नरेंद्र मोदी ने की थी। हालांकि ये भी कहीं पे साबित नहीं हो पाया। इतना होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी और न ही इन घटनाओं के लिए राज्य और देश के लोगों से कभी क्षमा मांगा। उनका कहना था कि इन सब चीजों में उनका कोई लेना देना नहीं है। यह वही दौर था जब नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के पुजारी और रक्षक बनाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। मुस्लिम समुदाय के प्रति नेताओं के उटपटांग बयान ने इसे हवा दी और इस तरह से मोदी 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से बहुमत हुए और साथ ही उन पर विकास पुरुष के साथ साथ हिंदुत्व के रक्षक के रूप में भी पहचान उनकी होने लगी थी। और इसी समय मोदी का चेहरा हिंदुत्व का रक्षक और भ्रष्टाचार विरोधी के रूप में भी 2014 लोकसभा चुनाव में खूब प्रसारित किया जाने लगा था। कांग्रेस के गठबंधन सरकार से देश की जनता उब चुकी थी और 2014 लोकसभा चुनाव पूरी तरह भाजपा के पक्ष में गया और 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार में आने के बाद जीएसटी, नोटबंदी जैसे फैसलों के बाद 2019 में पुनः लोकसभा चुनाव में मोदी जीत कर आते हैं, जिसके बाद आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। इसके बाद 2020 से कोविड का दौर शुरू हो जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बिना सोचे समझे फैसले ने देश को एक बड़ी मुसीबत में ढकेल दिया था। इसकी खूब आलोचना भी हुई थी। बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन में कई हजार लोगों की जान चली गई। जिस वैक्सीन को सरकार ने सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया था, उस वैक्सीन के भी बाद में साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या राम मंदिर पर फैसले से इन सभी घटनाओं के बाद बीजेपी गवर्नमेंट के दौर में अयोध्या में राम मंदिर बना और इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। पर इस दौरान शंकराचार्यों की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होना और यह कह देना कि बीजेपी और पीएम मोदी अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू के फायदे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए कई लोगों के घर तोड़े गए, कई पुराने और छोटी छोटी ऐतिहासिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद 2024 में जो हुआ वह आज तक नहीं हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव रहते हुए भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, वरना इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जिस चुनाव में हिस्सा लिया था और उम्मीदवार रहे वह सारे चुनाव बीजेपी बहुमत के साथ जीतती आई थी और अपनी सरकार बनाई थी। वह चाहे 2002, 2007 और 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। पक्ष और विपक्ष की बातों को छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी को एक साहसिक फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री के साथ शानदार वक्ता और एक मैनिपुलेटर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के एक साधारण परिवार से आने वाला एक पार्टी कार्यकर्ता का भारतीय राजनीति का सर्वोच्च पद प्राप्त करना और भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए अपना छाप छोड़ देना एक बहुत बड़ी बात होती है और यह आम जनों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित भी करती है।